नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो एसएसटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए गए हैं, सभी क्वेश्चन टॉप सेलेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। पेपर के दिन डायरेक्ट क्वेश्चन आपको हमारी इन्हीं वीडियो से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आज मैं आपको कराऊंगा वो सभी क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि संपूर्ण सिलेबस के प्रत्येक चैप्टर्स को निचोड़ने की ताकत रखेंगे ये वाले क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा, इसलिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और इस वीडियो में क्वेश्चन जो लिए गए हैं, अधिकतर क्वेश्चन पीवाईक्यू रहेंगे, कुछ क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, न्यू क्वेश्चन रहेंगे, सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे, अर्थात सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। क्वेश्चन जितने भी आपके बनते हैं पेपर में, कथन कारण वाले बनते हैं, मिलान वाले भी बनते हैं, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कराने का प्रयास किया गया है। 60 नंबर की पूरी तैयारी आप लोग यहीं पर कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जितना भी मैं आपको बताऊंगा उससे अधिक और भी बता दूंगा, ताकि पेपर के दिन कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। और क्वेश्चन से जुड़ी हुई जितनी अन्य प्रकार की जानकारी जो होती हैं इम्पोर्टेंट, जहाँ से अक्सर पेपर में क्वेश्चन एग्जामिनर बना लेता है, वो भी एक एक जानकारी आपको बता दूंगा, ताकि इन सभी जानकारी के माध्यम से पहली बात आपके पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएंगे, दूसरी बात आपका रिवीजन हो जाएगा, तीसरी बात आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तीनों काम एक साथ आपके हो जाएंगे। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, जो कि पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? क्रस्ट आपकी सबसे पतली परत है। पृथ्वी की जो परतें हैं मुख्यतः 3 पार्ट में आपकी डिवाइड की गई हैं पृथ्वी की परतों को। सबसे ऊपर की जो परत है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परपटी। परपटी को ही क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपकी आती है मेंटल, लास्ट में आपकी आती है क्रोड, या जिसको कोर भी बोलते हैं। ये 3 परतें हैं, आपके सिलेबस में भी दी गई हैं। तो क्रस्ट जो आपकी होती है, परपटी जो सबसे ऊपरी परत होती है जिस पर हम लोग हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पतली परत, क्रस्ट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है पृथ्वी की परतों के बारे में दिए गए बिंदुओं पर विचार करें, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाला है। पेपर में स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो परतों के बारे में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है सियाल में सिलिका और मैग्नीशियम होता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, सीमा मुख्य रूप से महासागरीय तलहटी बनाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखो, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर केवल सेकेंड यहाँ पर होगा। यहाँ पर आप लोग पॉइंट को समझ लें अच्छे से। सियाल, सीमा, निफे, 3 परतें आपकी बताई गई हैं जिनमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। पहली आपकी होती है सियाल, दूसरी होती है सीमा, तीसरी होती है आपकी निफे। यहाँ से पेपर में अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। सियाल, यस आई का मतलब आपका हो जाएगा सिलिका, ए एल का मतलब एलुमिना। तो सियाल में क्या पाया जाता है? इसमें सिलिका और एलुमिना पाया जाता है। सीमा में सिलिका एंड एम से मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है सीमा में। निफे में क्या पाया जाता है? एन आई का मतलब निकिल, एफ ई का मतलब फेरस अर्थात लोहा। निकिल और लोहा किस में पाया जाता है? क्रोड परत में पाया जाता है। निफे का मतलब होता है क्रोड वाली परत, जो सबसे लास्ट की परत है। सीमा आपकी इसको मेंटल बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। निफे मैंने बता दिया क्रोड, मेंटल सीमा को, सियाल किसको बोलेंगे? परपटी, जो ऊपरी परत है, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों ने समझ लिया। अगर मैं आपसे बात करूं, जो आपकी परपटी परत होती है ना, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक महासागर की होती है, एक महासागर की होती है अर्थात समुद्र वाली, दूसरी होती है महाद्वीप, जहाँ पर धरातल का स्थल महाद्वीप की होती है, ठीक है ना। महासागर वाली को सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सीमा बोलते हैं। महासागरीय तलहटी बनाती है सीमा ही, सिलिका और मैग्नीशियम इसमें होता है। महाद्वीप को क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस आई ए एल, सियाल। सिलिका और एलुमिना पाया जाता है महाद्वीप की परपटी में। ये मुख्य बातें हैं जहाँ से पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। मैं जस्ट अभी आपको सारा कंसेप्ट बता दूंगा,
क्वेश्चन को देख लो। महाद्वीपीय पर्पटी की औसत मोटाई कितनी मानी जाती है? क्वेश्चन बार बार एक ही चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो 35 किलोमीटर। महासागर की होती है 5 किलोमीटर और महाद्वीप भूपर्पटी की होती है 35 किलोमीटर। महासागर की कितनी होती है? महासागर की कितनी होती है? महासागर की होती है 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीप की होती है 35 किलोमीटर। ये बात आप समझ गए होंगे। मैं आपको ये भी यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो सियाल है या सीमा है या निफे है या आपकी जो पृथ्वी की परतें 3 बताई गई हैं, उनसे पेपर में क्वेश्चन बनता है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने ये है भूपर्पटी मेंटल को अलग, इनका कंसेप्ट आप लोग अगर समझ गए तो क्वेश्चन आप बिल्कुल कुछ सेकंड मात्र में कर लोगे। मैं कंसेप्ट आपको समझाता हूँ, फिर बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने को हैं, फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन आगे से कराता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ कंसेप्ट समझ लेना बहुत उपयोगी है। जैसे मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करूँ, आपके सिलेबस ज्योग्राफी में आपका दिया गया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो यहाँ पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 परतें। पहली भूपर्पटी ऊपर की, उसके बाद मेंटल जो बीच की आपकी परत है, लास्ट आपकी थर्ड जो सबसे नीचे क्रोड जिसको बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भूपर्पटी जिसको क्रस्ट के नाम से जानते हैं, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। ये पृथ्वी की सबसे पतली ठोस परत है। पतली, यहाँ पर लिखा हुआ है पतली, यहीं से पेपर में क्वेश्चन आया, ठीक है ना। और भूपर्पटी की मोटाई विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है। समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी प्रायः 4 से 7 किलोमीटर तक होती है। 4 से 7 किलोमीटर मतलब कि औसत आप लोग 5 किलोमीटर इसको बोल सकते हैं। 4 से 7 किलोमीटर तक होती है समुद्र वाली पर्पटी। अब जबकि महाद्वीप की जो पर्पटी होती है ना, इसकी औसत मोटाई कितनी है? औसत मोटाई 35 किलोमीटर है। हूबहू क्वेश्चन पेपर में यहीं से आता है। उसके बाद अगर मैं पर्वतों की बात कर लूँ, कुछ पर्वतों के नीचे तो 70 किलोमीटर तक की मोटाई पाई जाती है ना, पर्वतों में पाई जाती है। ठीक, इतना पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ गए। एक पॉइंट और मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, सिलिका और एल्यूमिनियम, इनको यहीं पर समझ लो। इनको सियाल बोलते हैं। सियाल 2 शब्द से मिलकर बना है। SI का मतलब हो जाएगा सिलिका, AL का मतलब हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक, पदार्थों की अधिकता के कारण इसे सियाल भी कहते हैं। जो पर्पटी है ना, भूपर्पटी आपकी क्रस्ट, उसमें सियाल भी पाया जाता है, सिलिका और एल्यूमिना भी पाया जाता है। उसके बाद मैं आपसे बात कर लूँ मेंटल की, ये दूसरी परत है, बीच वाली आपकी परत हो जाएगी, है ना। मेंटल 2900 किलोमीटर तक गहराई में पाया जाता है। चट्टानें पिघली अवस्था में है, पिघली अवस्था में मेंटल में पाई जाती हैं। ये भूपर्पटी से एक सीमा से अलग करती है ना। उसका खोज करता था भूवैज्ञानिक मोहरोविक। तो मोहरोविक के नाम पर ही मोह अशांतत नाम रखा गया है उस सीमा को, जो मेंटल को भूपर्पटी से अलग करती है। ये एक सीमा का नाम है, बाउंड्री का नाम है, ठीक है ना। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। मेंटल का जो ऊपरी भाग है दुर्बलता मंडल, इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक की गहराई तक है। ज्वालामुखी धरातल पर इस दुर्बलता मंडल से ही आते हैं, इसी का स्रोत है। उसके बाद जल्दी से समझ लो, मेंटल में सिलिका है ना, मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम जिसको सीमा बोलते हैं। सीमा का मतलब सिलिका, Ma का मतलब मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक, 2 परत कंप्लीट। तीसरी क्रोड। फिर मैं आगे के क्वेश्चन की बात करूं, सबसे भीतरी भाग क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। 2 भाग हैं, आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड। क्रोड को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक आंतरिक क्रोड, दूसरा आपका बाह्य क्रोड। बाह्य क्रोड आपका तरल अवस्था में है, बाहरी क्रोड तरल में है, आंतरिक क्रोड आपका ठोस में है। यहाँ पर डिफरेंस समझ लो, बाह्य आपका तरल में है, आंतरिक आपका ठोस अवस्था में है। तो इसको निफे बोलते हैं, क्रोड को क्या बोलते हैं? निफे बोलते हैं। Ni का मतलब निकिल, Fe का मतलब फेरस, लोहे व निकिल से बना होता है। जितना समझाना था उतना मैंने आपको समझा दिया, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब जितने भी मित्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं, ये जो जानकारी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स से आपको जानकारी बता रहा हूँ। ये जो नोट्स आप लोग देख पा रहे हो, ये नोट्स ऐसे वैसे नोट्स नहीं है, ये सिर्फ यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए स्पेशल सोशल साइंस SST के नोट्स हैं। SST को क्रैक करने के लिए 60 नंबर के लिए ये नोट्स आपके बनाए गए हैं।
जो कि पूर्णतः आपके सिलेबस पर आधारित, जितने भी सिलेबस में टॉपिक दिए गए उन पर आधारित नोट्स आपके हैं SCERT कंटेंट पर हैं, क्योंकि जो आपका सिलेबस दिया गया है वो SCERT किताबों का ही दिया गया है, उन्हीं का निचोड़ आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। जितने भी लोग इच्छुक हैं, पेपर को पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं, स्टूडेंट लोग, कैंडिडेट जो लोग पेपर देंगे, जो नौकरी लेना चाहते हैं, तो वो नोट्स इनको अवश्य ले लेना। और दूसरे लोग कौन से, जो टीचर हैं, जो जूनियर या प्राइमरी में टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं वर्तमान में, उनको भी इस टेट को क्वालिफाई करना है, तो उनको तो लेना ही पड़ेगा, वो इन नोट्स को ले लें। दूसरे लोग जो तैयारी कर रहे हैं, नौकरी लेनी है, वे भी लोग ले लें। लेना कैसे है, इस नंबर पे कॉल कर लो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो, मैं आपसे बात कर लूँगा और आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स का प्राइस 299 रुपये, जी हाँ, नोट्स का प्राइस 299 है, क्योंकि SST की बात है। SST में आपको सिर्फ ये ज्योग्राफी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, म्यूजिक, होम साइंस, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब आपका 60 नंबर का क्लियर यहाँ पर होगा। तो पूरा का पूरा नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये यूपी टेट एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत आवश्यक है आप लोगों को, क्योंकि ये 4 से 5 वर्षों के बाद एग्ज़ाम आपका मुश्किल से मुश्किल में हो रहा है। ये एग्ज़ाम होने के बाद पता नहीं एग्ज़ाम कब हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए इस एग्ज़ाम से आप लोग मत चूकना, अच्छे से पढ़ाई कर लेना, ठीक है ना। तो नोट्स आप लोग ले सकते हैं, है ना, नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके। अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराता हूँ, बहुत अभी आगे मुझे कराने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। कोटोपैक्सी दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं, क्योंकि जो स्ट्राम्बोली है ना आपका, ये उद्गार होने के बाद हमेशा उस क्षेत्र में प्रकाश ही रहता है, इसलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपके ये दोनों स्टेटमेंट कैसे दिए गए हैं, करेक्ट दिए गए हैं, दोनों राइट आंसर आपके हो जाएंगे। तीसरा विकल्प 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला आपके सामने यहाँ पर कहता है, भूपर्पटी और मेंटल को अलग करने वाले असंबद्धता क्या है, तो उसको मैंने बताया मोहो है। मोहोबोरिक एक भूवैज्ञानिक था, खोज करता था, है ना। भूपर्पटी और मेंटल की बीच की जो सीमा है, जो अलग करने वाली सीमा है, उसको मोहो के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगला देख लो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है, विटामिन्स के बारे में विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। विटामिन के थक्का रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक आपका होता है। तो पहली बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दी गई है, बिल्कुल ठीक दी गई है, सही दी गई है। विटामिन सी की कमी से रतौंधी होता है, भाई ये गलत है। विटामिन सी से आपका स्कर्वी होता है, ठीक। और विटामिन सी आंवला में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, खट्टे फल में पाया जाता है। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक। तो दूसरा आपका गलत हुआ, केवल एक सही है, केवल एक सही है इस क्वेश्चन में, ये राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मेंटल की गहराई पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी है, तो मैंने आपको बताया 2900 किलोमीटर इसकी गहराई है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लो, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कहूँगा, क्योंकि सिलेबस में एक लाइन आपकी दी गई है, भारतीय राष्ट्रीय गान और गीत और झंडा। तो मेरे ख्याल से मैंने अभी तक PYQ क्वेश्चन उठा के पेपर में देखा है, तो एक क्वेश्चन कहीं ध्वज की लंबाई चौड़ाई से दे देता है, कहीं जनगण मन से दे देता है। तो पूरा मैंने इस वीडियो में पूरा ये वाला टॉपिक लपेटने का प्रयास किया है, अर्थात ख़त्म करने का प्रयास किया है। कंसेप्ट आपको बता दूंगा तो क्षण भर में आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। जैसे क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज के नियमों के संदर्भ में कौन सा विकल्प है, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए, 3:2 अनुपात होना चाहिए, लंबाई 3 चौड़ाई 2 होनी चाहिए। ये पहली बात करेक्ट कही गई है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब, आप कहोगे दोनों करेक्ट हो जाएंगे, दोनों करेक्ट आपके हो जाएंगे। ध्वज के बारे में, ध्वज जो आपका होता है, राष्ट्रीय ध्वज अर्थात झंडा जिसको जानते हैं, उसकी जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, पहली बात आपको पता होना चाहिए।
उसके जो रंग है केसरिया है, सफ़ेद है, उसके बीच का चक्र है, कितनी तीलियां हैं, ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। राष्ट्रगान के रचयिता, कब क्या, वंदे मातरम, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। 1 नंबर अभी मैं आपका यहाँ पर पक्का कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग पॉइंट को समझने का प्रयास करना। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, ठीक, 3 रंग हैं इसमें, केसरिया, सफ़ेद, हरा। कौन कौन से 3 रंग हैं? केसरिया, सफ़ेद, हरा। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, साहस और बलिदान का प्रतीक कौन सा रंग है? केसरिया रंग। और जो बीच का सफ़ेद है ना, वो शांति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। हरा जो रंग है ना, वो धरती की हरियाली का प्रतीक है, घास का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है हरा वाला। सफ़ेद शांति का, केसरिया बलिदान और साहस का प्रतीक। 3 रंग क्या संकेत करते हैं वो बात आपने यहाँ पर जान ली। उसके बाद बीच में बना जो चक्र है ना, वो उन्नति का प्रतीक है। चक्र नीले रंग का होता है। अब कई लोगों को पता नहीं होगा चक्र का रंग क्या है भाई, तो चक्र का रंग आप लोग जान लो कि चक्र का रंग कैसा होता है, नीला होता है। चक्र में 24 तीलियां होती हैं। कितनी तीलियां? 24 होती हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें आपके पेपर में पूछ लेती हैं, ठीक है ना। ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है? लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ये भी पेपर में कई बार अनुपात से पूछा गया है। अब मैं राष्ट्रगान की बात कर लेता हूँ। राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। 52 सेकंड की अवधि में राष्ट्रगान पूरा किया जाता है या गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने की है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत रहा है। ठीक, ये बातें जो बताने योग्य थी उनको मैंने बता दिया, जो बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक, मैं अब आगे बात करता हूँ। ये नोट्स में सारी जानकारी दी गई है, जो जिनको लेना है वो ले लें। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये नोट्स आपके 3 से 4 घंटे के भीतर पूरे कंप्लीट किए जा सकते हैं, पूरा पढ़ा जा सकता है। उसके बाद बचे टाइम में आप पेपर तक रिवाइज करते रहेंगे तो पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। राइट आंसर आपके ये दोनों विकल्प यहाँ पर हो जाएंगे। सी विकल्प मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगला यहाँ पर कहता है कि चट्टानों के पिघले हुए रूप मैग्मा का मुख्य भंडार कहाँ है? मैग्मा का मुख्य भंडार कहाँ पर है? तो दुर्बलता मंडल में होता है, ठीक है ना। अगला देख लो आप, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है नदियों द्वारा निर्मित आकृतियों के बारे में कौन से बिंदु सही हैं? बी आकार की घाटी का निर्माण हिमानी ग्लेशियर द्वारा होता है। यू आकार की घाटी का निर्माण नदी के द्वारा होता है। ठीक, क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? तो यहाँ पर आपके दोनों ही गलत दिए गए हैं, दोनों ही आपके गलत दिए गए हैं, क्योंकि बी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है वो आपको यहाँ पर ज्ञात होना चाहिए। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? ये दोनों ही बातें यहाँ पर गलत आपकी दी गई हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ठीक विपरीत कर दिया गया है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, जो बी आकार की घाटी का निर्माण होता है, बी आकार की घाटी का निर्माण नदी के द्वारा होता है। जब नदी सकरी हो जाती है ना, तलहटी को काट करके बहती है, तब ये आपकी वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। अब यू आकार की घाटी कब बनती है? हिमानी अर्थात ग्लेशियर के द्वारा बनती है। यहाँ पर दोनों बातें ठीक विपरीत कर दी गई है, इसलिए दोनों आपके गलत हैं। लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा हूँ उसको आप समझ लो। सिर्फ वी आकार की घाटी आपने समझ ली किसके द्वारा? तो वी आकार की घाटी आपके नदी के द्वारा और यू आकार की घाटी आपके हिमानी के द्वारा। दो बातें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मोड़दार पर्वतों अर्थात बलित पर्वत का सटीक उदाहरण कौन सा है? सतपुड़ा, आल्पस, नीलगिरी, अरावली। ठीक, राइट आंसर आपका आल्पस यहाँ पर हो जाएगा। आल्पस कैसा पर्वत है? मोड़दार पर्वत है ना। मोड़दार का मतलब बलन। जब जो पृथ्वी की जो आंतरिक बल है ना, उसके कारण जब बलन या मोड़ पड़ जाते हैं, तो मोड़ों से जो बलन से जो पर्वत निर्मित होता है उसको बलित पर्वत बोलते हैं। जैसे कल को पेपर में पूछ ले कि बलित पर्वत कौन सा है, जैसे हिमालय की अगर बात करें, हिमालय पर्वत की, तो हिमालय कैसा है? हिमालय भी आपका बलित पर्वत हो जाएगा। आल्पस भी आपका बलित पर्वत हो जाएगा। अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत माला या पर्वत है आपका अरावली। ये कैसा है? अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट, ठीक है ना, पता है आपको। लेकिन बलित पर्वत कौन सा है? आपका आल्पस हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, ये पर्वत हो जाएंगे। पर्वत के भी कई प्रकार होते हैं।
एक भ्रंश पर्वत होता है, बलित पर्वत होता है। ठीक, उन दोनों को मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। मैं शुरू से कुछ बातें आपको बताऊं, जैसे अगर मैं यहाँ पर बताने लगूं बलित या मोड़दार क्या है, भ्रंश क्या है, इस जानकारी को समझने से पहले 3 पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच क्या है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप, महासागर आते हैं। द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच में पर्वत, पठार, मैदान आते हैं। तृतीय श्रेणी के उच्चावच में नदी, घाटी, डेल्टा, टीले, ये सब कुछ आते हैं। ठीक, ये बात आपने समझ ली। अब मैं पर्वतों की बात करता हूँ। जैसे मैं आपको बताने वाला था, बलित या मोड़दार पर्वत, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या बलन पड़ जाते हैं तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। प्रमुख बलित पर्वत कौन से हैं? हिमालय है, एल्बुर्ज है, आल्पस है, एटलस है, ड्रंकसबर्ग है, रॉकीज है, एंडीज है। अब कल को पेपर में पूछ ले कि भाई एंडीज बताओ कैसा पर्वत है, तो आप बताओगे बलित पर्वत है। आल्पस पूछ ले तो भी बलित बताओगे, हिमालय पूछ ले तो भी आप बलित बताओगे। अब उसके बाद ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक माउंटेन, जिसको बोलते हैं भ्रंश पर्वत या खंड पर्वत के नाम से जानते हैं। विशालकाय चट्टान खंडों में भ्रंश या दरार पड़ने से इनका निर्माण होता है। चट्टानों के भ्रंशित होकर ऊपर उठने या नीचे धंसने से भ्रंश पर्वत बनते हैं आपके, ठीक है ना। भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी भ्रंश घाटी कहलाती है। अब भ्रंश घाटी क्या है? जो भ्रंश पर्वत के निकट घाटी होती है। भारत में नर्मदा है, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतों के जो मध्य में क्या है, ये मध्य में आपकी जो विंध्य की पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा के जो पर्वत के, ये कैसे पर्वत है? ये भ्रंश घाटी के हैं। तो भ्रंश से ही आपकी नर्मदा बहती है। नर्मदा नदी कैसी है? नर्मदा आपकी भ्रंश घाटी की नदी है। पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि नर्मदा कैसी है? नर्मदा आपकी भ्रंश घाटी की नदी है। समझ गए आप लोग? भ्रंश पर्वत को समझ लो। बाससेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा, ये क्या है? ये भ्रंश पर्वत है। ब्लॉक पर्वत जिनको बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। हमारे देश में पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। फिर उसके बाद ज्वालामुखी भी पर्वत होते हैं, उनको यहाँ पर नहीं बताता हूँ। जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको बता दूंगा। जितना जरूरत क्वेश्चन के हिसाब से डिमांड होगी उतना मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, ताकि आपका रिवीजन, कंसेप्ट, प्रैक्टिस तीनों चीज़ें एक साथ चलती रहें। ठीक, नोट्स के द्वारा आपकी यहाँ पर मदद की जा रही है। या तो आप इनको लेकर के एक बार में पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। पूरा आप एक बार देख लेंगे, फिर मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपका दुगना बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मध्यकालीन युद्धों के कालक्रम पर विचार करें। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। यहाँ पर दूसरा गलत है, क्योंकि 1556 में पानीपत का प्रथम युद्ध कोई युद्ध नहीं हुआ था। तो 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। केवल और केवल एक यहाँ पर करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी से होकर के गुजरती है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि नर्मदा नदी जो है ना, ये कहाँ से गुजरती है? ये विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों से गुजरती है। विंध्य व सतपुड़ा की पहाड़ी आपकी भ्रंश घाटी की पर्वत हैं। तो ये कहाँ से बहेगी? तो रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी से होकर के आपकी नर्मदा बहती है। नर्मदा जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से सत्य क्या है? सत्य क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी कौन था? एक बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है ना। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट दी गई हैं। तो यहाँ पर क्या जवाब है आपका? सी विकल्प, दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विश्व का प्रसिद्ध शांत ज्वालामुखी पोपा, पोपा कहाँ पे है? तो भाई पोपा आपका म्यांमार में है। कहाँ पर? म्यांमार में पोपा ज्वालामुखी, जो कि शांत ज्वालामुखी आपका है। अगला आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में तथ्यों पर गौर करें। जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज में
जो चक्र है ना उसमें 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां? 24 तीलियां हैं। दोनों बात आपकी कैसी दी गई हैं? करेक्ट दी गई हैं। और जनगण मन कलकत्ता में सबसे पहले गाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगला आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देख लो। अगला यहाँ पर कहता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। क्या है? थायमिन। रेटिनाल किसका है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल होता है और विटामिन बी का रासायनिक नाम आपका थायमिन होता है, जो कि यही पेपर में आपसे पूछा है, अर्थात क्वेश्चन में पूछा है। अगला यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को देखो, रोगों के प्रसार के संबंध में कौन सा जोड़ा सही है? रोगों के प्रसार के बारे में, हैजा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है, टाइफाइड दूषित भोजन और पानी से फैलता है। ठीक है ना? तो ये दोनों बात आपकी कैसी दी गई हैं? करेक्ट आपकी हो जाएंगी। केवल नहीं, कौन सा हो जाएगा आपका? सी विकल्प। एक और दो दोनों करेक्ट आपके दिए गए हैं। एक देखो, ये जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरी, जो कि रोगों के प्रसार के बारे में हैजा का जीवाणु क्या है? हैजा का जीवाणु यहाँ पर बताया गया विब्रियो कोलेरी। और टाइफाइड कैसे होता है? ये दूषित पानी और भोजन से आपका टाइफाइड फैलता है। और आपकी कुछ बीमारियां दी गई कौन से जीवाणु से होती हैं, है ना, होम साइंस में, उनको मैं आपको बता दूंगा, परेशान नहीं होना है आपको। और विटामिन भी पूछे जाते हैं पेपर में, किस विटामिन की कमी से हड्डी कमज़ोर हो जाती है? रिकेटस हो जाता है, तो विटामिन डी से आपकी हड्डी कमज़ोर हो जाती है। अगला कहता है यहाँ पर कि सल्तनत काल की निम्नलिखित घटनाओं को देखें। चलो देख लेते हैं आँख खोल करके। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो कि गौरी का गुलाम था। रजिया सुल्तान 1236 में शासक बनी, जिसने पुरुषों जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। फिर इसके लोगों ने विद्रोह किया, दरबारी अमीरों ने। ठीक है ना? दोनों बात करेक्ट आपकी हो जाएंगी। कौन सा जवाब है आपका? दोनों सही हो जाएंगे। सी विकल्प करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला कहता है ध्वज के बीच में जो स्थित चक्र है, चक्र का रंग कैसा है? नीला गहरा। कैसा है? मैं आपको बता चुका हूँ, नीला गहरा रंग है चक्र का। ठीक, नीला गहरा क्या हो जाएगा? काला, गहरा, हरा, आसमानी। गहरा नीला हो जाएगा। ठीक, बी विकल्प करेक्ट करेंगे आप। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है आपके सामने, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद से संबंधित है? समान कार्य करोगे तो समान वेतन मिलेगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है भाई? ये आपका अनुच्छेद कहता है 39 घा कहता है। ठीक, अनुच्छेद 21 किससे जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद 21 19 से 21 आपकी स्वतंत्रताओं से ही जुड़ा हुआ है। इसमें 21 में जल का अधिकार, भोजन का अधिकार, हवा का अधिकार, 21A में शिक्षा का अधिकार आपका सम्मिलित है। ठीक, करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना। और अनुच्छेद 51 क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है आपका, है ना। अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित आपका अनुच्छेद 51 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? स्थायी अध्यक्ष मैं बता दिया हूँ आपको कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी। ठीक, जवाहरलाल नेहरू आपके ये मुख्य थे ही। अगला यहाँ पर देखो, राष्ट्रगान गाने का निर्धारित समय क्या है? 52 सेकंड इसका निर्धारित समय है। जब नदी मैदानी भाग में टेढ़ी मेढ़ी बहती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं विसर्प। मिंडर के नाम से उसको जानते हैं, विसर्प। जैसे आपने नदी देखी होगी मैदान में प्रवेश करती है, आप लोग मानचित्र में देखना तो नदियाँ ऐसी ऐसी बहने लगती हैं। तो ये सांप जिस प्रकार से रेंगता है ना जमीन पर, आपने देखा होगा, तो उसी प्रकार मैदानी क्षेत्र में नदियाँ आपकी बहने लगती हैं, जिसको विसर्प के नाम से जानते हैं। अगला यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं, गुफाओं में फर्श के ऊपर की ओर बढ़ने वाले चूना जमाव को क्या कहते हैं? इसको बोलते क्या है? इसको बोलते स्टेलेक्टाइट बोलते हैं। पहला करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का आंतरिक क्रोड किस अवस्था में है? अब ये आंतरिक क्रोड की बात की गई है। आंतरिक क्रोड, एक बाह्य क्रोड होता है, एक आंतरिक क्रोड होता है।
बाह्य क्रोड आपका तरल अवस्था में है और जबकि आंतरिक क्रोड आपका ठोस में है। ठोस यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाह्य कैसा हो जाएगा आपका? बाह्य आपका तरल हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, लोदी वंश का संस्थापक कौन है? लोदी वंश का संस्थापक आपका कौन है? तो लोदी वंश का तो बहलोल लोदी है ना, बहलोल लोदी राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच में हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। मराठाओं के साथ अहमद अब्दाली के साथ में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक, करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला आप यहाँ पर क्वेश्चन को देख लें। निफे परत कौन से तत्व प्रधान है? निफे निकिल और फेरस, दो शब्द हैं इसमें। Ni का मतलब निकिल, Fe का मतलब फेरस, लोहा और निकिल। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं बताइए? छत्रक सेल, तो जो छत्रक सेल होते हैं ना, ये आपके पाए जाते हैं रेगिस्तान में। लोयस कहाँ पर पाए जाते हैं? लोयस भी आपके सर्वाधिक चीन में इसके निक्षेप पाए जाते हैं। वैसे लोयस का निर्माण भी रेगिस्तान में होता है। छत्रक सेल क्या है? एक बालू का डिब्बा, रेगिस्तान में बालुओं का एक ढेर बन जाता है, छत्रक सेल वहीं पर बनती है। ठीक, अगला यहाँ पर देखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? हृदय और आत्मा कहा है इसको। तो सी विकल्प करेक्ट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ था। बी विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर बताने लगूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, कई टीचर आपने देखा होगा शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, पहले पढ़ेंगे सतारा में, रायगढ़ में, पुणे में, जिंजी में, फिर कहेंगे बताइए आंसर, कमेंट करिए। आपका होता है टाइम व्यर्थ, टाइम की थोड़ी कीमत होती है। जैसे ही पेपर आपका बहुत नज़दीक आता है, निकट आता है, तब आप होते हो डिप्रेशन में, चिंतित होते हो कैसे क्या होगा कंप्लीट। तो टाइम बचा कर के चलो, है ना, चीज़ों को जल्दी से ऐसे देखोगे। अब आज का टाइम क्या है, ये सोशल मीडिया का टाइम है ना, तो इसमें कन्फ्यूज़न आपको ज़्यादा होना पड़ता है। अगर आपको बता दिया जाए शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था, फिर आपके सामने क्वेश्चन 4 विकल्प का दे दे, तो आप लोग रायगढ़ को ही टिक करोगे, क्योंकि एक बार क्वेश्चन देखने पर आप कंफ्यूज हो जाते हो। अगर कोई डायरेक्ट आपको उत्तर बता दे किसी क्वेश्चन का डायरेक्ट, है ना, तो आपका वो ज़्यादा समय तक आपको रिवाइज रहता है। अब जैसे औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में आपकी औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, बात खत्म। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है अतिसार रोग का मुख्य कारण क्या है? अतिसार, अतिसार आपका होता है दूषित जल एवं भोजन से। दूषित जल एवं भोजन से अतिसार आपका होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? खट्टे फल, संतरा है, आंवला है। ठीक, आंवला यहाँ पर करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। ठीक, अब देखो विटामिन, एक चैप्टर आपका है सिलेबस में, उसमें पूरे विटामिन दिए गए हैं। कौन से विटामिन से क्या रोग होता है ये भी दिया गया है, और ये भी आपके दिए गए प्रमुख रोग दिए गए, उनके जीवाणु दिए गए, उनका उपचार दिया गया है। उनको मात्र 1 मिनट के भीतर मैं आपका 1 नंबर पक्का करना चाहता हूं, ताकि वो जानकारी इम्पोर्टेंट यहाँ से मिस मत हो। तो मैं उसी को सबसे पहले बताता हूँ, फिर मैं 37 नंबर क्वेश्चन से बात करता हूँ। यहाँ पर अब आप लोग समझ लो, जैसे मैं विटामिन ए की बात करूँ, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल हो जाएगा। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी आती है, रात का अंधापन। इसका मुख्य लक्षण है कि रात में कम दिखना, आँखों का सूखना इसका लक्षण है। इसका उपचार या स्रोत क्या है भाई? गाजर खाइए, हरी सब्जियाँ, ठीक है ना, ये इसके स्रोत यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। दूध, अंडा, मछली का तेल। विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B1 जिसको थायमीन रासायनिक नाम है, जो पेपर में आ चुका है, इससे क्या होता है? बेरी होता है, कमजोरी, नसों की समस्या हो जाती है। इसका उपचार साबुत अनाज, दालें, मूंगफली। उसके बाद क्या है यहाँ पर? विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, है ना, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एरिबोफ्लोविनोसिस रोग होता है ये वाला। इससे क्या होता है? ओंठ फट जाते हैं, जीभ का लाल होना। ये विटामिन अब पूछ ले क्वेश्चन में कि भाई ओंठ फट गए, जीभ लाल हो गई, किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन B2। विटामिन B3 नाइसिन पेलाग्रा होता है, 3D
डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, ये रोग होते हैं। विटामिन B6 क्या है? पायरिडॉक्सिन, जिससे कि क्या होता है? एनीमिया या त्वचा रोग। विटामिन B6 के कारण चिड़चिड़ापन, कमजोरी, इसके लिए केला खाओ, चना खाओ, आलू खाओ। अगला क्या है? विटामिन B12 है कोबालामिन। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग होता है, कमजोरी, नसों की समस्या। जो इंपॉर्टेंट है उनको बताऊं, जैसे विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक अम्ल, इससे स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? मसूड़ों से खून आना, घाव ना भरना, है ना, विटामिन सी से होता है। इसके लिए आंवला, संतरा, नींबू, खट्टे फल, आंवला, नींबू, संतरा। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल रिकेटस होता है बच्चों में, और बड़ों में क्या होता है? ऑस्टियोमलेसिया होता है, हड्डी टेढ़ी हो जाती है। इसके लिए विटामिन डी का स्रोत क्या है? धूप है, अंडा है, दूध है, ये विटामिन डी के स्रोत हैं। विटामिन ई को भी समझ लो, लगे हाथ। टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, मांसपेशी कमजोर। बांझपन किस कमी से होता है महिलाओं में? तो विटामिन ई के कारण। विटामिन के रक्त का थक्का ना बनना, अधिक से अधिक रक्तस्राव होना, खून का बह जाना, तो इसके लिए हरे पत्तेदार वाली सब्जियां खाओ। विटामिन के समझ गए आप लोग? और भी बताने को है, मैं देख लेता हूँ। टाइफाइड क्या है भाई? टाइफाइड का जीवाणु का नाम क्या है? सैल्मोनेला, ये टाइफाइड के जीवाणु का नाम है। इसमें बुखार, तेज सिर दर्द, कमजोरी, पेट दर्द, कब्ज, दस्त, जीभ पर सफ़ेद परत, कभी कभी गुलाबी दाने भी निकल आते हैं। अतिसार किससे होता है दोस्त? अतिसार दूषित जल और भोजन से फैलता है, ये बात करेक्ट आपकी हो जाएगी। इससे ग्रसित व्यक्ति को बार बार पतला दस्त आने लगता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, रोगी कमज़ोर हो जाता है, उसको बोलते अतिसार। इनके कुछ उपचार भी दिए गए, आप लोग इन उपचारों को पढ़ लेना, मैं पढ़ाऊँगा तो बहुत क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। पेचिस किससे होता है बताओ? पेचिस के लिए क्या खाना चाहिए? बुखार, कभी कभी बुखार भी आ जाता है। मूंग की खिचड़ी, चावल, माड़ दे सकते हैं। हैजा आपका मधुमक्खियाँ हैजा फैलाने में सबसे सहायक होती हैं, तो हैजा मक्खियाँ फैलाने में सहायक आपकी होती हैं। ठीक, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं। अब जैसे मलेरिया की मैं बात करूँ, मलेरिया रोग एनोफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है। पेपर में पूछ ले कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? एनोफिलीजा मादा मच्छर के काटने से होता है। ठीक, उसके बाद फाइलेरिया रोग क्यूलेक्स जाति के मच्छर के काटने से होता है। ये दिया गया है सब कुछ आपके, ठीक है ना। डेंगू बुखार किस एडिस एजिप्ट नामक मच्छर के काटने से होता है। एडिस एजिप्टी के कारण डेंगू बुखार होता है। ये पढ़ लेना, ये नोट्स में मैंने सब कुछ डाल दिया है। ठीक, ये आपके होम साइंस में आ जाएगा। रोग हैं, विटामिन्स हैं, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जहाँ से पेपर में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर 9696400597, यही नंबर है। इस नंबर को सेव कर लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना या कॉल कर लेना, आपको नोट्स मिल जाएगा। 299 रुपये का नोट्स है। एक बार मैसेज तो आप लोग करके देख लो नोट्स के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो पूर्व सोवियत संघ, जिसको रूस बोलते हैं अब वर्तमान में, तो रूस से मौलिक कर्तव्य आपके लिए गए हैं। ठीक, अगला देखो, जनगण मन मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? जिसको हम लोग जनगण मन अधिनायक जया है इसको गाते हैं, तो यह मूलतः आपके बंगाली भाषा में लिखा गया था, बांग्ला भाषा में लिखा गया था। लिखने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जो कि उसी क्षेत्र से संबंधित थे, बंगाली भाषा से। और इन्होंने आमार सोनार भी उसी दौरान लिखा था, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है। ठीक, अगला कहता है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प कमल हो जाएगा। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में किसकी जीत हुई? तो तराइन का दूसरा युद्ध में आपका मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। अगला क्वेश्चन कहता है, शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहते हैं? मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था बताइए आप लोग, जिसने कोहनूर हीरा को भी लूट लिया था? तो
क्या होगा, 61 होगा ना आपका जवाब, बिल्कुल। 1761 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक। और 1761 होगा या 1739 होगा, यहाँ पर मैंने आपको गलत बता दिया है। 1761 नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका 1739, नादिर शाह का आक्रमण। और 1761 में पानीपत का ये तीसरा युद्ध बोलते हैं इसको, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो अब्दाली के बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। अब्दाली यहाँ पर लिख देता हूँ, अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। 1761 में तीसरा पानीपत का युद्ध अहमद शाह अब्दाली के युद्ध में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 में किया। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला कहता है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी, तो 1530 में बाबर मर गया था और इसने 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा, उसके बाद ये लड़ता रहा युद्ध, 1530 में मर गया, ठीक। 1530 राइट आंसर हो जाएगा। रक्त की कमी, एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है, तो आयरन की कमी से होता है। अगला, पर्वतों के उन क्षेत्रों को क्या कहते हैं जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, उसको बोलते हैं उद्गम स्थल, नदियों के उद्गम स्थल के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग मैंने बताया आपको कि विटामिन सी की कमी से क्या स्कर्वी रोग आपका हो जाएगा, तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से आपका होता है, करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो 5.5 औसत घनत्व है पृथ्वी का। अगला कहता है कि हिमानी के निक्षेपण से क्या बनता है, हिमानी के निक्षेपण से हिमोड़ बनता है, हिमोड़ का ही हिमानी का निक्षेपण हिमोड़ है। सिलेबस में आपका दिया गया है कि बहुत सारी इस्तेलाह करती हैं, किससे क्या निर्मित होता है, नदी क्या बनाती है, हिमानी क्या बनाती है, रेगिस्तान में क्या बनता है, ये सब कुछ आपको यहीं पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं नदी की बात करूँ तो नदी जो होती है ना, ये जलप्रपात बनाती है, वाटरफॉल बनाती है। वाटरफॉल कब बनती है, जब नदी किसी बड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है। जैसे पर्वतों से जब नदियाँ नीचे की तरफ गिरती हैं तब वाटरफॉल का निर्माण करती हैं, ठीक। उसके बाद नदी विसर्प बनाती है, मैं एक क्वेश्चन बताया हूँ, जब मैदान में प्रवेश करती हैं तो नदियाँ मोड़ टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती हैं, मोड़दार मार्ग पर बहने लगती हैं। नदी इन मोड़ों को विसर्प के नाम से जानते हैं। एक उसके बाद आपकी होती है चाप झील। चाप झील का मतलब मुख्य नदी से एक अलग झील नदी बना लेती है, उसको चाप झील के नाम से जानते हैं। एक आपकी समुद्र भी होता है, समुद्र से भी बनता है, जैसे समुद्र में समुद्री गुफाओं का निर्माण होता है, तटीय मेहराव का भी निर्माण आपका होता है ना। और दीवार जैसी संरचना होती है उसको स्टैक के नाम से भी जानते हैं। एक आपका होता है हिमनद ग्लेशियर, हिमनद या हिमानी वर्ष की नदियाँ होती हैं, बर्फ की नदियाँ होती हैं, बर्फ़ की नदियाँ आपकी होती हैं। किसकी नदियाँ होती हैं, बर्फ़ की। हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ बोलते हैं, ये पेपर में अक्सर आता है कि हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ बोलते हैं। रही बात पवन की, पवन रेगिस्तान में पवन अपर्दन व निक्षेपण सर्वाधिक होता है, क्योंकि रेगिस्तान में ही आपकी वायु सक्रिय होगी। रेगिस्तान में जब हवा चलेंगी तब वो बालू या रेत से कुछ निर्मित करेंगी, तो क्या निर्मित करती हैं, बालू का डिब्बा बनाती हैं, रेत की पहाड़ी बनाती हैं। पवन के निक्षेपण को लोयस बोलते हैं। चीन में लोयस के निक्षेप सर्वाधिक आपके पाए जाते हैं। ये देखो ऐसे रेगिस्तान में बालू के निक्षेप, ये ढेर मिल जाएगा आपको, गड्ढा मिल जाएगा, फिर ऊंचा, ये क्या है, यही आपके लोयस कहलाते हैं, ठीक। जो बात मैंने आपको बताई है। जैसे यहाँ पर एक मिलान वाला क्वेश्चन है, तो मैंने आपको क्या बताया, तटबंध जो है ना ये नदी बनाती है, स्टैक आपकी समुद्री तरंग बनाती है, पवन जो है ना ये छत्रक शैल बनाता है, हिमोड़ आपका हिमनद बनाता है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती तो मुड़ जाती है, उसको विसर्प के नाम से जानते हैं, ठीक। तो जितने भी लोगों को नोट्स चाहिए तो वो लोग इन नोट्स को ले सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।